नहीं आए थे, अगर थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया तो एग्जैक्ट मामला पता लग जाएगा। एक बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी क्लासेस लेते हुए कि अगर कहीं पर भी कोई चार्ज है, कहीं पर भी कोई चार्ज है, जैसे कि प्लस का चार्ज है ये, तो ये अपने आसपास की चार्जेस के ऊपर क्या लगाएगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब एक चार्ज यहां पर है और वो अपने आसपास के चार्जेस से फोर्स लगा रहा है, तो पक्का ये काम किसकी वजह से हो रहा है, फील्ड्स की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है ना, मैंने बोला था कोई भी चीज अगर बिना किसी कॉन्टेक्ट के हो रही है तो पक्का उसके चारों तरफ बोलो क्या है, कुछ फील्ड्स है जिनका नाम बोलो मैंने क्या रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इनका नाम मैंने क्या रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देता हूं कि बचपन में जो अपने स्केल को सर पे रब करके इन पीस ऑफ पेपर्स को उठाया था, तो स्केल को रब करने के बाद इसके ऊपर क्या आ गया था, चार्ज, और ये पीस ऑफ पेपर बिना किसी कॉन्टेक्ट करे इसके ऊपर उठ के चले गए थे। तो हमने माना था कि अगर कोई भी चीज बिना किसी कॉन्टेक्ट के हो रही तो पक्का बीच में क्या है, बोलो फील्ड है। इन फील्ड का नाम मैंने बोलो क्या रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी चीज को हमने विजुअलाइज ऐसे करा कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है जो पॉइंट पे रखा गया है और वो अपने आसपास की चीजों पे फोर्स लगाता है, चार्ज है तो भैया प्लस के चार्ज को क्या करेगा, बोलो रिपेल करेगा, माइनस के चार्ज को बोलो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके चारों तरफ ना इसकी कुछ फील्ड्स हैं, जिन फील्ड्स की वजह से ये अपने आसपास आने वाले किसी भी चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या बोलो क्या करता है, रिपेल। मेरा आपसे सवाल बार बार ये था लास्ट क्लास में भी कि क्या इसकी फील्ड की ताकत जितनी इस ए पॉइंट पे है क्या उतनी ही इस बी पॉइंट पे भी है। सर इसकी फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इस चार्ज के नजदीक थोड़ी सी बोलो क्या होगी, ज्यादा, और थोड़ी सी दूर बोलो क्या होगी, कम। जैसे कि स्केल के सबसे नजदीक में अगर कोई पीस ऑफ पेपर होगा तो उसको जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, थोड़े दूर वाले को कम, क्योंकि इसकी फील्ड की ताकत सबसे नियर बाय, चार्ज के सबसे नियर बाय बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे एक बल्ब ग्लो करता है तो बल्ब का भी यही सीन है, उसकी ब्राइटनेस बल्ब के नजदीक सबसे ज्यादा है, थोड़ी दूर जाओगे ब्राइटनेस कम है, थोड़ी और दूर जाओगे ब्राइटनेस और कम है, थोड़ी और दूर जाओगे खत्म ही हो जाएगी। तो हर चार्ज के साथ भी यही, वो चार्ज अपने चारों तरफ कुछ फील्ड्स बनाता है जिसके कारण वो अदर चार्जेस के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा है वो जिन फील्ड्स की वजह से लग रहा है उन फील्ड की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म नहीं है। वो फील्ड की स्ट्रेंथ सर ए पे थोड़ी ज्यादा है और बी पे थोड़ी कम है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मुझे बताइए कि अगर ये चार्ज क्यू यहां पर है तो बताइए इससे किसी भी रैंडम दूरी आर पर जहां पर कोई ए पॉइंट है, यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है। मतलब आप बोल रहे हैं ना कि सर फील्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती है, तो कितनी होती है सर किसी पॉइंट पे। तो उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, बोलो क्या, 1/4πε0 क्यू बाई में बोलो क्या। बस 5 मिनट लूंगा ये चीज सारी बताने में और उसके बाद हम अगला चीज शुरू करेंगे। सो 1/4πε0 क्यू बाई में आर स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, इस क्यू चार्ज की आर दूरी पर जो ये वैल्यू है ये बोलो क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, उसकी ताकत को ये बयां करती है ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू निकालोगे कैसे, जैसे कि सुन लीजिए इसकी वैल्यू सबको पता है 9 × 10⁻9। इस क्यू की वैल्यू तुम्हें देगा 5 कूलम में 10 कूलम में जो भी वटएवर जितने भी कूलम का चार्ज है, दूरी आपको बताएगा। जब तुम सारी वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी तो वैल्यू तुम्हें पता ही 9 × 10⁻9 है, जब तुम मान लो सब कुछ पुट कर दोगे, सपोज करो कि यहां जो आंसर है वो 70 आ गया, कितना आ गया बोलो। अब इसकी यूनिट समझ जाओ, बस इसकी यूनिट समझ जाओ, मैं कह रहा हूं सारा खेल यूनिट में छुपा हुआ है। इसका आंसर आया 70 न्यूटन पर कूलम। कितना है बोलो। बस ये सेंस समझ जाओ कि इस चार्ज की आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ताकत अभी इतनी है कि यहां पर अगर कोई 1 कूलम का चार्ज प्लेस्ड करा जाए, 1 कूलम का चार्ज प्लेस्ड किया जाए तो ये उसके ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगा सकती है, 70 न्यूटन का। अब वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा ये तो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, कि अगर वो प्लस का है तो 70 न्यूटन से रिपेल करेगी, माइनस का है तो 70 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगी। लेकिन मेरे को ये पता लग गया कि ये वाला चार्ज अपने से फलाना दूरी पर, आर दूरी पर अभी भी अपनी फील्ड की कितनी ताकत बनाए बैठा है, 70 न्यूटन पर कूलम की ताकत। कितनी बोलो, 70 न्यूटन पर कूलम की ताकत, कि वहां अगर कोई 1 कूलम का चार्ज प्लेस्ड हो तो ये कितने से उसको धक्का मार देगा, 70 से, चाहे अट्रैक्शन का चाहे रिपल्शन का। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मुझे तुम एक छोटी सी बात बताओ ना बच्चों, अगर मैं यही पॉइंट यहां ना लेके थोड़ा सा आगे ले लूं तो क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी, इस चार्ज से दूरी बढ़ जाएगी। परी अगर चार्ज से दूरी बढ़ जाएगी, आर बढ़ जाएगा तो ई बोलो क्या हो जाएगा, कम। तो यहां जब ई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 1/4πε0 क्यू बाई में ये वाली दूरी का स्क्वायर होगा, तो तुम्हारा आंसर जो इस बार आया वो कितना है, मान लो 50 यूनिट। फिर लगा दो न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब बोलो क्या है, आप बोलेंगे कि सर इस बी पॉइंट पर इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी ताकत मात्र 50 न्यूटन पर कूलम है। इसका क्या मतलब है कि यहां बैठे 1 कूलम को वो कितने न्यूटन से धक्का मार सकता है, 50 से, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। लेकिन ई क्या बताता है, कोई तुमसे बोलेगी व्हाट डज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली डिटरमाइंस द फोर्स, इट इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ फोर्स।
ये कुछ और चीज नहीं है, ये भी क्या है बोलो, फोर्स ही है। बस ये आपको बताती है कितना फोर्स लगेगा एक कूलम पर, कितना फोर्स लगेगा। समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हो। अगर मैं थोड़ा और नजदीक आ जाऊं तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं नजदीक वाले किसी पॉइंट पे लूंगा, इस सी पॉइंट पे लूंगा तो आर कम हो जाएगा, चार्ज वही रहेगा, ये वही रहेगा, ये वही रहेगा, लेकिन आर कम हो जाएगा। आर कम होते इस जगह पर हो सकता है ई की वैल्यू मिल जाए मुझे 100 न्यूटन पर कूलम। कहने का मतलब इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। यहां अगर एक कूलम का चार्ज रखूंगा तो 100 न्यूटन का धक्का मिलेगा, यहां रखूंगा तो 70 का, और यहां रखूंगा तो 50 का, थोड़ा और जाऊंगा और दूर जाऊंगा तो और कम हो जाएगा। सो व्हाट डज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। सर एक चार्ज के चारों तरफ उसकी बोलो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ सर यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है। शुरुआत में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी और दूर पर और कम हो जाएगी, थोड़ी और दूर पर क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो वो ताकत कैसे बताई जाती है, तो बस आप याद कर लीजिए कि एक क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी वैल्यू मेंटेन रखता है, 1/4πε0 क्यू बाई में क्या, आर स्क्वायर। और उस वैल्यू के बाद जो आंसर आता है वो आपको क्या बताता है कि कितना फोर्स उस जगह पर लग जाएगा अगर कोई एक कूलम का चार्ज प्लेस्ड हो। कितने कूलम का, एक कूलम का। तो आपके सर एक कूलम ना हो तो वहां पर मान लो 5 कूलम हो तो क्या होगा। अरे जब तुम्हें एक कूलम का पता लग गया तो 5 कूलम का 5 से मल्टीप्लाई कर देना। दुकानदार ने बोल दिया 1 किलो चीनी 40 रुपए की है, तो 4 किलो का 5 किलो का हिसाब तो अपने आप लगा लोगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक्चुअली में आपको बता देती है कि उस जगह पर एक कूलम का अगर चार्ज प्लेस हो तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर कितना फोर्स लगाने की क्षमता रखता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे फटाफट से एक छोटी सी चीज बताइए, इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो मैं बोलने वाला हूं कि ये क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर, सपोज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई स्मॉल क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है बोलो, स्मॉल क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुम बस इतना बताने की कोशिश करना, अभी इस स्मॉल क्यू को भूल जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी बताना, सब बच्चे बताओ। 1 जिससे तुम्हें क्या पता लगेगा, बताओ इसकी वैल्यू से तुम्हें क्या पता लगेगा, इसकी वैल्यू से तुम्हें पता लगेगा कि ये वाला चार्ज यहां रखे एक कूलम को कितना फोर्स लगा सकता है। ई इज नथिंग, अब से ई को कुछ और मत समझिए, ई बोलो क्या है, फोर्स ही है, ई बोलो क्या है, फोर्स ही है। बट वो फोर्स बताता है किसके ऊपर, एक कूलम अगर यहां प्लेस्ड हो तो ये वाला चार्ज उसको कितने से रिपेल करेगा। समझ में आ गया। तो दिस इज एक्चुअली द फोर्स ऑन 1 कूलम। तो मुझे सब बच्चे बताना, अगर यहां 2 कूलम प्लेस्ड हो तो कितना फोर्स लगेगा, अगर यहां 2 कूलम प्लेस्ड हो तो कितना फोर्स लगेगा। यहां पर ध्यान दो जितिका, अगर ये ई तुम्हें बता रहा है फोर्स ऑन 1 कूलम प्लेस्ड एट दैट पॉइंट बाय दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से एक कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, वो किससे पता लगता है बोलो, ई की वैल्यू से। किससे पता लगता है, तो ई अगर तुम्हें बता रहा है फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज, तो मुझे बताइए अगर यहां पर 2 कूलम का चार्ज रखा हो तो कितना फोर्स लगेगा, 2 ई। 3 कूलम का, 4 कूलम का हो तो यही तो लगेगा। दीक्षा नहीं है बात समझ में। तो मुझे बताओ अगर यहां पर क्यू कूलम का चार्ज रखा हुआ है तो नेट फोर्स उसके ऊपर कितना लगेगा, नेट फोर्स बताओ सब बच्चे, Q into E. Why we multiply Q into E? Sir, क्योंकि E determines the force acting on 1 unit charge. If there is a Q unit charge placed here, so the net force will given by Q into E. Q into E. चलो एक बार मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बताने क्या बनेगा, 1/4πε0 QQ। अरे ये तो बनेगा, E की वैल्यू ये रही, that is the force on 1 unit charge. On the Q unit charge, the force will be given by QE. मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया, समझ में आ गई वाली बात। और मैं तुमसे पूछूंगी बताओ एक क्यू और क्यू चार्ज आर दूरी पे हैं, बताओ ये वाला उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। कूलम्स लॉ आज से 3-4 क्लास पहले पढ़ चुके हैं, बताना कितना फोर्स लगेगा कूलम्स का। सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है। एक्चुअली दिस एफ गिव्स यू द एग्जैक्ट फोर्स, दिस एफ गिव्स यू द एग्जैक्ट फोर्स ऑन दैट चार्ज, एग्जैक्ट फोर्स ऑन दैट चार्ज। व्हाट डज ई गिव्स यू, ई गिव्स यू द force acting on 1 unit charge, force acting on, if I want to find the force on 5 unit charge, so we have to multiply the E by the 5. E को बस किससे मल्टीप्लाई कर देना, 5 से। 7 यूनिट चार्ज पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब, हो गया भाई, यही बताना था मुझे बस। अब आगे चले, तो जो भी हमने लास्ट क्लास पढ़ा उसका समरी है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें टॉपिक करने में टाइम जरूर लगेगा कुछ टॉपिक को, लेकिन बाद में उसको हम बहुत अच्छे से फर्निश कर लेंगे। तो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, चलो अब आ जाओ। अब अगला मुद्दा हमारा क्या है, चलिए। सो क्वेश्चन है मेरे पास, डिटरमाइन द, अब जिन बच्चों ने कूलम्स लॉ अच्छे से पढ़ा हुआ था उनको तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया जल्दी समझ में आ जाएंगे। जिन्होंने कूलम्स लॉ थोड़ा नहीं पढ़ा हुआ ना, उनको देखो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आएगी, फिर टॉपिक का इंतजार करें, 15-20 मिनट शुरू होगा अगला टॉपिक। क्वेश्चन कराने पड़ेंगे मुझे। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point A
ड्यू टू गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज। चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल अभी मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। यहां पर आपसे बोला गया है कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू द गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज। ध्यान से समझिएगा, लाल बंद कर लेते हैं। चलो सर, कोई दिक्कत? कह रहे हैं कि बच्चों बातें नहीं करनी शुरू। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ए ड्यू टू गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज। अच्छा, मुझे सभी बच्चे बताने की कोशिश करें, बार बार मैं आपसे एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं। एक क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा? के 1/4 को मैं के लिख देता हूं, क्यू बाई में क्या, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस कंप्लीट वैल्यू व्हाट आई एम गेटिंग, मेरे को क्या मिल जाता है? मुझे मिल जाता है एक वैल्यू जो कि मुझे बताता है कि ये वाला सोर्स चार्ज उधर बैठे किसी भी एक कूलम को कितनी ताकत से बोलो, कितने फोर्स से बोलो, क्या कर सकता है? अट्रैक्ट या रिपेल। ये हमें ये बताता है। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस ली हुई हैं, आप लोग ये भी जानते होंगे, सुन लीजिए मेरे सारे पॉइंट्स, उसके बाद बात करेंगे बहुत बड़े तरीके से। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कहां की तरफ बनती है? आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज की फील्ड कहां बनती है? बोलो, फील्ड होती है बस पॉजिटिव की बाहर की तरफ और नेगेटिव की अंदर की तरफ। जिस बच्चे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्लास ना ली हो, कोशिश करें वो वीडियो अटेंड कर ले, उसके बाद सारा गेम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस, अभी जो सामने क्वेश्चन है ना, उसमें ये बोला गया कि इस ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या बनेगी? दीक्षा, इस ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या बनेगी? अच्छा मुझे बताओ, यहां पर कितने चार्जेस हैं? एक ये है और एक वो है, वो भी फील्ड बना रहा होगा और ये भी फील्ड बना रहा होगा। तो हम देखते हैं नेट फील्ड कितनी बनेगी। तो आइए समझाने की मैं कोशिश करता हूं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। बताओ, ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, सब बच्चे बताओ ये दूरी कितनी होगी? और ये वाली दूरी भी d/2। ध्यान देना, d/2 इधर पे दिवांशु। अब मुझे बताओगे अगर ये d/2 वो d/2 है, तो ये वाला चार्ज इस ए पॉइंट पर फील्ड किस तरह बना रहा होगा? डायरेक्शन मुझे बताओ। जो प्लस वाला चार्ज हमेशा फील्ड कहां की तरफ बनाता है? बाहर की तरफ। इधर भैया आशीष, ये प्लस वाला क्यू चार्ज अपने से d दूरी पर कितना फोर्स लगा रहा होगा किसी एक कूलम के ऊपर, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताती है। तो मैंने कहा कि ये क्यू चार्ज अपने से d/2 दूरी पर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा? E1। मुझे बताना E1 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो, k q डिवाइड बाय d/2 का स्क्वायर। मुझे बताओ कितना आंसर आ जाएगा? k q स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? d²/4, जो कि ऐसा हो जाएगा 4kq²/d²। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी रोक दो यहां पर, पक्की बात है? अक्षत डाउट लग रहा है? अच्छा, q² यहां पर कहां से आ गया? सही बात है। तो 4 टाइम्स ऑफ k q अपॉन में क्या? d²। इज दिस फाइन? अच्छा बताओ, क्या यही चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा? ये भी तो बना रहा होगा यार। तो मुझे बताना जरा, +2q सभी बच्चे मुझे बताएं, +2q किस तरफ बनाएगा इस ए पॉइंट पे? इस तरफ। अरे क्योंकि बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, मैंने क्लास दी है इसके ऊपर पूरी, आपको बस यही चीजें मैं बोल रहा हूं बच्चों, सब कुछ ना जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर कहीं से भी बीच में कुछ मिसिंग है ना, फिर आप मेरी बातें रिलेट नहीं कर पाओगे। क्या हमने नहीं पढ़ा कि प्लस चार्ज अपने से सारी फील्ड बाहर की तरफ बनाता है? तो चाहे इस तरफ होगा तो ये अपने बाहर की तरफ बनाएगा। तो ये वाला चार्ज यहां पर जो फील्ड बनाएगा वो E2 है। जरा मुझे बताना E2 कितनी बनेगी? K, उसका चार्ज बोलो कितना है? 2q डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा? d/2 का, मुझे बताओ कितना आएगा? ये जो नीचे 2 है उसका स्क्वायर होगा, 4 बन जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा? 8। तो 8kq बाय में क्या? अब ध्यान से सोचिए, ये वाला चार्ज इधर बना रहा है E1 फील्ड और ये वाला बना रहा है इधर की तरफ बोलो क्या? E2 फील्ड। यहां पर ध्यान दो, ध्यान रहा, ये वाला बना रहा है E1, ये वाला क्या बना रहा है? E2। अब आपको पता है वेक्टर इतना तो सॉल्व करना मैंने सिखाया, मैंने इससे ज्यादा मुश्किल वाला वेक्टर आपको सिखा दिया बच्चों कूलम्स लॉ के अंदर, अगर न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से करे तो। अगर एक चीज इधर 100 है, इधर भैया 50 है, या मान लो 80 है, तो उस तरफ 20 बच जाएगी। दोनों सेम डायरेक्शन में तो जितना जुड़ जाएगी, किसी और डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, याद करो।
तो मुझे बताना जरा बच्चों, E2 ज्यादा है या E1 ज्यादा है? सच्ची बताओ, E2 ज्यादा है या E1? जल्दी जल्दी। E2 है 8KQ बाई में डी स्क्वायर और E1 है 4KQ बाई में क्या बोलो, डी स्क्वायर। तो कौन सा ज्यादा है बोलो? E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ वहां पर कितनी आएगी? E2 माइनस, क्योंकि E2 इधर है और E1 इधर है, E2 इधर है, E1 इधर है, तो बताओ कितना आएगा? 8KQ बाई में डी स्क्वायर माइनस में 4KQ बाई में डी स्क्वायर, बताओ कितना आ जाएगा? 4KQ बाई में डी स्क्वायर नेट आ जाएगा। और मुझे बताइए इस नेट की डायरेक्शन क्या होगी? नेट की डायरेक्शन बताओ क्या होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स। और लेफ्ट में क्यों हुई सोच के देख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहां पर +2Q ज्यादा ताकतवर है और +Q कम ताकतवर है। अगर तुम लोगों को फील्ड का थोड़ा सा याद आए, जो मैंने फील्ड वाली क्लास ली थी, तो याद करो कि अगर यहां +Q है और यहां भी +Q है, सोचो बराबर है, सब बच्चे, तो बीचों बीच ना एक न्यूट्रल पॉइंट भी मिलेगा। याद आ रहा है जिन्होंने क्लास ली है? बीचों बीच क्या मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पर कोई भी फील्ड, क्योंकि ये प्लस की फील्ड उस प्लस की फील्ड को बोलो क्या करेगी? रिपेल। लेकिन थोड़ा सा याद करो कि अगर ये +2Q हो जाए, कितना हो जाए? अब देखो मैं वही चीज कह रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा ना पिछला आना चाहिए। अगर ये +2Q हो जाए तो न्यूट्रल पॉइंट बीचों बीच नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, यही है सबसे जरूरी चीज। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर ये +Q है और वो +2Q है तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं मिलता। इसकी फील्ड थोड़ी स्ट्रांग होती है तो ये थोड़ी दूर तक जाती है, इसकी यहां रहती है, तो न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा सा कहां मिलता है बोलो? इस चार्ज के नजदीक मिलता है। मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल आपको इसका। लेकिन क्या तुम लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है कि इसके बीचों बीच हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं मिली? क्योंकि सर एक +2Q है, एक बोलो क्या है? Q। तो बिल्कुल बीचों बीच नहीं मिलेगी, दोनों बराबर होते तो बिल्कुल बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिल जाती है? 0 मिल जाती। समझे ही नहीं बात को? जरा करके देखना है तो एक सोचो जरा, दिमाग लगाओ सब बच्चे। ये +Q लो, इसको भी +Q लो। एक काम करो, दिमाग में करो, इसको भी +Q लो। मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? अगर इसको 2Q की जगह +Q लिया होता ना तो ये आता 4KQ बाई में, और जब मैं यहां पर माइनस करता E1 E2 को तो आंसर कितना आता? 0। बिल्कुल बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती? 0। मींस इट इज एक्चुअली द न्यूट्रल पॉइंट। इट इज एक्चुअली द, अगर दोनों चार्जेस बराबर है तो बिल्कुल सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। अगर आपको वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइंस वाली क्लास याद है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्लियर और नॉट? तो एक काम करते हैं, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस having magnitude +Q and +Q सुनना भाई, सुनना, क्वेश्चन सुनना। एक +Q चार्ज है, दूसरा चार्ज भी कितना है बोलो? कितनी दूरी से सेपरेट है? D दूरी से। सुन लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखो मत अभी। पिछले वाला क्वेश्चन आप पहले मुझे बताओ, समझ में आया तुम लोगों को? भाई ये +Q चार्ज इस तरफ फील्ड बनाएगा, ये वाला +Q इस तरफ बनाएगा, उसकी बनेगी इतना मैग्नीट्यूड, इसका बनेगा इतना मैग्नीट्यूड। आप यूं भी समझ सकते हो कि ये वाला चार्ज यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है वो क्या बताता है? दीक्षा, ये क्या बताएगा? कितना फोर्स लगाएगा 1 कूलम पे। सोचो ये लगा रहा है 100, तो ये कितना लगा रहा है? 200। भाई ये 100 है तो ये कितना है बोलो? 200। तो अगर ये लगा रहा है 100 न्यूटन पर कूलम से, तो वो लगा रहा है 200 न्यूटन पर कूलम से, तो नेट से 100 न्यूटन पर कूलम लेफ्ट की तरफ बच जाएगा। वही चीज हुई है बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? ये रिलेट हो रहा है आज हमारा जो टॉपिक है ना, इससे पिछली से पिछली क्लास से, जहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ाया था। वो आपको आती है तो बहुत आपको आज ना बढ़िया तरीके से चीजें रिलेट हुई हैं। अब वो नहीं आती ना बच्चों, फिर आपको आज ना थोड़ा सा लगेगा कि मुश्किल लग रही चीजें। अब दो चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ d, स्वयं इधर। न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? स्वयं इधर। न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? बिल्कुल बीचों बीच। अरे याद कर, 2 प्लस चार्जेस होते हैं तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 होती है? तुम्हें पता होगा, मैंने पढ़ाया है +Q, इसकी फील्ड एक दूसरे को रिपेल करती है, और यहां ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई भी फील्ड नहीं होती। अभी मैंने पूछा है आप लोगों से, जतिन यहां पर मैंने पूछा है कि मुझे ना न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन बताओ। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यूं भी बोल सकता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट, और क्या बोल सकता है? और फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज
अरे भैया न्यूट्रल पॉइंट किसे बुलाते हो? न्यूट्रल पॉइंट ऐसे पॉइंट को बुलाते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो वही बात आ गई, फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट और फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन द टू चार्जेस हैविंग द मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय द डी यूनिट डिस्टेंस। सो गाइस बोर्ड पे सुनिए, मान लेता हूं क्लास, इधर भाई मैं मान लेता हूं कि यहां से कितनी दूरी पे न्यूट्रल पॉइंट है? एक्स दूरी पे। कितनी दूरी पे? मुझे थोड़ा पता, मतलब आप कह रहे हो सर हमें तो पता है बिल्कुल बीचों बीच होएगा। अरे देखते तो हैं बीचों बीच आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि इस चार्ज से कितनी दूरी पे न्यूट्रल पॉइंट है? बोलो एक्स। न्यूट्रल पॉइंट कौन सा पॉइंट? जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जहां पर दोनों एक दूसरे की फील्ड को बिल्कुल क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्या पिछली बार बीच में न्यूट्रल पॉइंट था क्या? नहीं सर, कैंसिल नहीं कर पाया। बट मैं वो पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूं जहां पर दोनों की फील्ड एक दूसरे को बोलो क्या कर देगी? कैंसिल। ये प्लस वाला इधर बनाएगा, ये वाला इधर बनाएगा, न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। मतलब वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वहां अगर एक चार्ज को भी रख दूंगा ना तो वो कहीं भी नहीं जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा मान लेता हूं कि इस चार्ज से कितनी दूरी पे न्यूट्रल पॉइंट है? एक्स। तो मुझे बताना उस चार्ज से कितनी दूरी पे मिलेगा? एग्री और नॉट? क्योंकि डी दूरी इनके बीच की है। अब जरा मुझे सब बच्चे बताना कि ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है पहला वाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा? इवन। मुझे बताओ इवन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सब बच्चे बताओ इवन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? के, बोलो सब बच्चे, क्यू डिवाइड बाय, एनी प्रॉब्लम? जरा मुझे बताओ सब बच्चे, E2 की फील्ड किस तरफ बनेगी? E2 की फील्ड, E2 इस तरफ बनाएगा, वो भी प्लस का सर। और मुझे बताओ E2 की कितनी बनेगी? के क्यू डिवाइड बाय, अरे यार नहीं आ रहा समझ में। अब मुझे बताना, सिंस इसको मैं ए पॉइंट मान रहा हूं, लेट ए बी द न्यूट्रल पॉइंट। ए बी द, हमने मान लिया कि ए ही न्यूट्रल पॉइंट है, जो कि यहां से एक्स दूरी पे, वहां से कितनी दूरी पे है? डी माइनस एक्स दूरी पे। एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। वो एक्स मुझे ढूंढना है कि यहां से d/2 दूरी पे है, d/3 दूरी पे, d/4 दूरी पे, मतलब जितना d है उसके d/2 पे है या d/4 पे है, मतलब कहां है वो ढूंढना चाह रहा हूं मैं। अरे समझ नहीं आया, डी की टर्म्स में ही आएगा। तो मैंने कहा भैया सिंस पॉइंट ए इज न्यूट्रल पॉइंट, मतलब कि वहां पर दैट इज वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो मुझे बताओ अगर वो जीरो होती है वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इवन किसके बराबर होगा? तो मुझे बताना के क्यू बाई में एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा? अरे बच्चों नहीं आ रहा समझ में, तो मुझे बताना जरा क्या आएगा, जल्दी बताओ। के क्यू से के क्यू, बताओ क्या आ गया? डी माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, अब दोनों पे स्क्वायर है बच्चे, कैसे इसको कैसे करें भाई? एक का स्क्वायर हटा के दूसरे पे प्लस माइनस लगा दो। ओ भाई अगर एक्स स्क्वायर बराबर में कोई नंबर है तो आप इसका एक तरफ का स्क्वायर हटा के दूसरे पे क्या लगाते हो? प्लस माइनस। तो मैंने कहा ये डी माइनस एक्स क्या बन जाएगा बताओ जरा? प्लस माइनस एक्स। अरे क्या बन जाएगा? डी माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स। जरा मुझे बताना दो केसेस बने, बताओ कौन कौन से? बताओ कितना आ गया? बताओ कितना आ गया? कहना चाह रहा है कि इधर से कितनी दूरी पे? d/2 दूरी पे न्यूट्रल पॉइंट है। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली क्लास ली हुई है, याद करो दो चार्जेस अगर बराबर होते तो बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। दोनों चार्जेस बराबर है, बिल्कुल d/2 पे इसने क्या बोला है? न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। समझ ही नहीं आ रहा सर, पक्की बात है। रिलेटेबल होना चाहिए कि आपको वो क्लास आती हो, इसीलिए मैं कहता हूं कि पिछला ना पढ़ के रखिए बच्चों। ये पढ़ना ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। बिल्कुल मत समझो कि टीटीएस में या MWF में सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 6 से 7.5, वही हमें 95% प्लस दिलवाने वाले हैं। मैं नहीं दिलवाने वाला, सच बता रहा हूं आप लोगों को। आपको क्या पढ़ना है ना वो सब कराऊंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ढंग से समझ में आ जाए। लेकिन कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे ना आपको फिजिक्स मुश्किल कब लगने लगेगी? जब आप पिछला नहीं पढ़ के आएंगे। अब जैसे हो सकता है आपको क्लास मुश्किल लगे आज की, उसी को लगेगी जिसने पिछला नहीं पढ़ रखा। जो पढ़ता आ रहा है ना लगातार, उसको सब चीजें बहुत आसान लगने वाली हैं। ठीक है? और पेस मेरी बढ़ेगी एक टाइम के बाद, वो तभी बढ़ेगी जब आपको पिछला अच्छे से लगेगा ना मुझे कि हाँ बढ़िया वाला हो गया, बच्चों का दिमाग में सेट हो गई चीजें। हम पेस बढ़ा लेते हैं अपने, लेकिन फिर आप पीछे छूट जाओगे, फिर आप पीछे छूट जाओगे। अभी साथ लेके चल रहे हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा बच्चे कहेंगे दूसरे वाला सर, दूसरे वाला तो एब्सर्ड हो गया। अब कहेंगे एब्सर्ड क्या? मैथमेटिक्स में एब्सर्ड का मतलब होता है कि कुछ बनेगा ही नहीं। माइनस एक्स है ना, ये तो खत्म हो गया, ये तो नॉट पॉसिबल, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। अब इसको कैसे करोगे? बन ही नहीं रहा। मतलब कि एक ही पॉइंट है d/2, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो क्या हो जाएगी? जीरो। और x का मतलब ये यहां से d/2 दूरी पर न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों। अच्छा मेरा एक छोटा सवाल है, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, मुझे बस आप लोग बताना कि तुम सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे। अगर यहां प्लस क्यू हो और यहां पर, तो न्यूट्रल पॉइंट किस तरफ ज्यादा मिलेगा? क्योंकि उसकी फील्ड स्ट्रांग होगी तो यहां तक आएंगी और उसकी फील्ड थोड़ी यहीं रह जाएंगी रिपल्शन की वजह से, तो यहां पर रहेगा।
क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसकी ताकत और फील्ड है, तो वो धक्का देके इसको थोड़ा सा इस तरफ को रखेगा, तो न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा सा नियर बाय मिलेगा प्लस क्यू के। ट्राई करना चाहेंगे तो चलिए ट्राई करिए आप लोग सब बच्चे। करो करो, शुरू हो जाओ भाई। कितना प्रिंस? चलो एक छोटा सा मैं ना इसमें एक छोटा सा चेंज करना चाहता हूं, कर दूं? थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। इसको 4 क्यों कर लो, कर लोगे? आपके लिए बढ़िया हो जाएगा यार, और कुछ नहीं है रीजन। अब D/3 ये पहले आ रहा है D/3 आ गया। D/3 पहले कुछ रूट्स में जा रहा होगा, पहले D/√2+1 आ रहा होगा, वो भी पॉसिबल है, वो भी कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा उसमें जाना नहीं चाह रहा √2+1 में। और √2+1 नीचे हो जाएगा 2.41 मिल जाएगा टोटल नीचे, और ये D/3 आ जाएगा। इसका आंसर बच्चों D/3। अगर आपका D/3 आ रहा है तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो आप लोग क्या पाएंगे? अब जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि यहां अगर प्लस क्यू है बच्चों, और यहां बोलो क्या है, ध्यान देंगे, इधर प्लस क्यू उधर +4Q, किसकी फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? +4Q की। और उसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड्स के कारण इसकी फील्ड ना, अच्छा देखिए बच्चा चार्ज है भैया और ये बहुत बड़ा चार्ज है, ताकत तो उसी की चलेगी, तो कहीं ना कहीं उसको पुश करके ना इसकी फील्ड्स को यहां पर कहीं ले आएगा, और ये यहां पर कहीं, ये को मैंने डायग्राम बनवाए थे, तो यहां कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलने वाला है, मतलब बीचों बीच तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कमजोर चार्ज की तरफ मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा वो कैसे ढूंढना है मुझे पॉइंट। तो मैंने कहा भैया यहां है +Q चार्ज, यहां बोलो कौन सा चार्ज है बच्चों? +4Q विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ D। ध्यान देंगे D डिस्टेंस से सेपरेट है। तो मुझे बताइए कहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो मुझे थोड़ा ना पता कहां पर न्यूट्रल होगा, तो मैं क्या करूंगा बोलो? मैं कहूंगा यहां से कितनी दूरी पर, यहां से x दूरी पे मान लेते न्यूट्रल पॉइंट है, इस चार्ज से कितनी दूरी पे न्यूट्रल पॉइंट मान लेते x। x हमें नहीं पता कितना है, वो निकालेंगे बाद में, जितनी बात समझ आ रही है। तो यहां से कितनी दूर होगा भाई? यहां की दूरी बची D-x होगी। अब मुझे तुम सब बच्चे बताओ कि +Q चार्ज, ये वाला +Q चार्ज इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर किस तरफ फील्ड बनाएगा? सब बच्चे बताओ। इस तरफ E1, वो वाला कहां बनाएगा? वो वाला इधर बनाएगा E2। सर न्यूट्रल पॉइंट होगा तो पक्का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। मतलब दोनों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर। तभी तो कैंसिल कर पाएंगी। नहीं आ रहा समझ में वर्षा? डाउट लग रहा है? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है, ठीक है। कोशिश करो जिन बच्चों की पिछली क्लासेस छोटी हुई हैं वो कवर कर लो आप लोग। मुझे सब बच्चे बताओ E1 कितना आएगा? सब बच्चे बोलो E1 कितना आएगा? E1 बोलो KQ डिवाइड बाय, मुझे बताओ E2 कितना आएगा? E2
के 4q डिवाइड बाय, लेकिन एक बात है, प्लस वाला ये वाला चार्ज उधर बना रहा है और वो वाला चार्ज इधर बना रहा है। इसी कारण से किसी एक बीच पॉइंट पर तो ऐसा होगा जहां पर, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं तो ऐसा होगा जहां पर दोनों की फील्ड क्या होंगी, बराबर, और वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। वही पॉइंट तो ढूंढ रहे हैं, वही पॉइंट तो ढूंढ रहे हैं, उसी को तो न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। सो हम बोलेंगे एट न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर वो न्यूट्रल पॉइंट है, हम बोलेंगे वहां पर E1 की वैल्यू किसके बराबर है, E2 के बच्चों। तो E1 और E2 के बराबर है, तो बोलो क्या आएगा, KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर, 4KQ अपॉन में, तो सभी बच्चे बताओ KQ से KQ, मुझे बताओ क्या आ गया, D माइनस में x का स्क्वायर बराबर आ गया 4x स्क्वायर। चलो इसको उधर ला रहा हूं, बताओ कितना आएगा। अगर D माइनस में x का स्क्वायर 4x स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब D माइनस x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2x। दो केसेस बच्चों अराइज कर दीजिए, एक हो जाएगा D माइनस x बराबर में 2x, जो कि तुम्हें देगा 3x बराबर D, जो कि x की वैल्यू कितनी दे रहा है, D/3। तुम समझ भी रहे हो D/3 कहां पर होगा, D/3 कहां होगा। अगर यहां से ये पूरी दूरी D है तो D/2 तो बिल्कुल बीच में है, D/4 और इधर है, D/3 थोड़ा तो यहां पर होगा। D/3 का मतलब है 1/3 दूरी पे, इसकी 1/3 दूरी पे, इस D की 1/3 दूरी पे, तो इस D की 1/3 के यहां पर आ जाएगी। तो इस प्लस Q के थोड़ा सा नजदीक ही मिलने वाला मुझे क्या, न्यूट्रल पॉइंट। समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया। तो आपको जब कोई ऑप्शन रेक्टिफाई करनी होगी, मान लो पेपर में MCQ में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो इसी को उड़ा देना है, इसी को ही उड़ा देना है। बाकी तो चलो, हालांकि सारे डिस्टेंस इस तरफ थे तो बाकी को तो चेक करना पड़ेगा, बट इसको तो उड़ा देंगे, बिल्कुल बीचों बीच तो नहीं मिलेगा। और कोई अगर इससे इधर होता तो भी नहीं मिलता, इतना तो पक्का पता है कि प्लस Q की तरफ होगा। तो ऐसे आप ऑप्शंस को रेक्टिफाई करके अपने आंसर्स के थोड़ा सा नजदीक पहुंच सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्की बात है, मंतशा बात समझ में आ रही है, डाउट है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों ने ली हुई है क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली, ठीक है, जिसने ली हुई है फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी, समझ आ गया यहां तक का। अच्छा, दूसरे वाली वैल्यू भी रखना चाहते हो तो वो कितना आएगा, वो माइनस एक्स बराबर डी आ रहा है, एक्स बराबर माइनस डी, ये नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोग कट कर सकते हैं, मेन आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ बोलो। 3x 2x और x 3x नहीं हो गया, ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक। चलो एक जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, जल्दी से ये वाला भी कर दो जल्दी से। बताओ, अब बोलो जल्दी, समय मत लगाना। बस ये खत्म होने के बाद नया टॉपिक शुरू होएगा। इसमें ऑप्शन कुछ नहीं दे रहा मैं, कर दो सर, दे दो क्या ऑप्शन। कहने सर इतना सोच के बना रहे तो यही होगी है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शन बी दोनों का है। अब देखो, जिन बच्चों ने देखो कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल करे हुए ढंग से समझ लिए हैं, एकदम देखते ही आंसर आ जाएंगे उनके, सोचना ही नहीं पड़ेगा ज्यादा। इसीलिए कह रहा हूं कि पिछले चीजों पे काम करिए आप लोग, पिछली चीजों पे एक बार काम कर लीजिए। कितना निकला है सिलेबस, अभी कुछ भी नहीं निकला है। आप लोगों को लगे ना कि मेरे को पिछला कवर करना है, सर जरूरी नहीं है, पहली वीडियो से देखो, आप लोग वहां से देख लो जहां से कूलम्स लॉ स्टार्ट हुआ था। कूलम्स लॉ स्टार्ट हुआ तीसरी चौथी क्लास से,
तीसरी क्लास से होगा, बोलो भाई चौथी क्लास से, वहां से देख लो अपनी वीडियोस को, 3 या 4-5 वीडियोस देखनी पड़ेंगी आप लोगों को, उसके बाद अपना चल ही रहा है क्लास के अंदर। तो आइए सब बच्चे, अब इस केस में क्या करा, अब कुछ बच्चे इस केस में, जिन बच्चों को फील्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, वो फंस गए होंगे भाई। अब सब बच्चे मुझे बताओ जरा, बिल्कुल बीच में, बच्चों बातें नहीं, बिल्कुल बीचों बीच जरा बताने की कोशिश करो। यश, इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? स्वयं प्लस क्यू चार्ज इस ए पॉइंट पे बाहर की तरफ फील्ड बनाएगा, इस फील्ड को बोलो क्या बोलोगे? E1। मुझे बताओ E1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? के क्यू बाई में, क्योंकि मिड पॉइंट है, d/2 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। किसी को भी मुझे नहीं लगता E1 निकालने में दिक्कत आई होगी, प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी E2 निकालने में यहाँ पर, क्योंकि बच्चा ना यहाँ पर साइन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। अब सुन लीजिए, जिन बच्चों को याद आए, माइनस क्यू चार्जेस सारी फील्ड को अपनी तरफ करते हैं। अगर आपको फील्ड के पैटर्न्स याद है ना, तो ध्यान से देख लीजिए, मैंने ये बना रखे भाई पैटर्न, इसीलिए क्लास इंपॉर्टेंट थी। प्लस से सारे फील्ड बाहर निकलती है, माइनस की सारी फील्ड अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो बस मुझे तुम इतना बता दो कि जब मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूं, तो ये प्लस क्यू वाला तो बाहर की तरफ फील्ड बना रहा है, और माइनस क्यू वाला क्या करेगा? अपनी तरफ बनाएगा, तो E2 हो जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन भी करना चाहता हूं, 2 मिनट सुनना एक बात को। सोचो यहां पर तुमने ना कोई चार्ज रख रखा है, प्लस का चार्ज रख रखा है, प्लस का चार्ज रख रखा है। मुझे बताओ ये वाला क्या करेगा? उसको बाहर रिपेल करेगा। ये वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स आएंगे, दोनों। ये वाला उसको रिपेल कर रहा है लेकिन उस तरफ लग रहा है, ये वाला उसको अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन इसी तरफ लग रहा है। दोनों ऐड होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन जब ये दोनों प्लस के थे, अब कोई चार्ज रख के देखो बीच में प्लस का, तो ये वाला उसको धक्का देगा, वो वाला उसको इधर धक्का देगा, इसलिए कैंसिल हो रहे थे दोनों के दोनों। बट इस केस में जब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है, तो प्लस वाला भी इधर रिपेल करेगा, माइनस वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड। तो लेकिन जिस समय तुम E2 लोगे, बस एक बात का ध्यान रखना कि E2 लेते वक्त मैं बोलूंगा K, उसका चार्ज बोलो क्या? Q। माइनस मत लेना, माइनस। अब तुम सोचो, अगर तुमने गलती से भी अगर माइनस ले लिया और बाद में मैंने E1 और E2 को जोड़ा तो घट जाएंगे। एक्चुअली में घटने नहीं चाहिए, क्या होने चाहिए? जुड़ने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि भले ही नेगेटिव चार्जेस आपको दिख रहे हो, आपको हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है बोलो? फिर कहेंगे सर उसका पर्पस क्या है? अरे नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन तो पता लग गई ना। अगर ये प्लस हो तो मैं इस तरफ लेता E2, माइनस है तो इस तरफ लिया, तो उसका असर है यहाँ पर। समझ रहे बात को? लेकिन आपको वैल्यूज में हमेशा क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। तो KQ डिवाइड बाय क्या आएगा? मुझे बताओ आंसर कितना आया? मुझे बताओ क्या बन गया? 1 और 2। अब मुझे बताओ जरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? बोलो 4KQ, 4KQ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 8KQ बाई डी स्क्वायर, 8KQ बाई डी स्क्वायर। समझ गए या नहीं समझे? पक्की बात है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। आ जाओ भाई। अगर आप लोग बच्चों ध्यान से देख रहे हो, ये ध्यान देना, ये वाला जो प्लस क्यू है, ये वाला प्लस क्यू है, तो कोई चार्ज नहीं है। ये वो जगह है जहां पर मैं इन दोनों चार्ज की वजह से नेट शेल क्या असर पड़ रहा है वो पूछ रहा हूं। अच्छा मेरे को छोटी सी बात हो, सब बच्चे सुनना अच्छे से। अगर सोचो ऊपर वाला चार्ज ना हो और सिर्फ ये वाला चार्ज हो, और मैं यहां पर तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दीक्षा ये वाला चार्ज नहीं है, ये वाला चार्ज है बस, तो तुम क्या बताओगे? सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? KQ बाई में क्या? L स्क्वायर। मतलब आप ये बताओगे कि ये वाला चार्ज वहां रखे किसी भी एक कूलम को इतने फोर्स से क्या कर देगा सर? रिपेल कर देगा या अट्रैक्ट कर देगा। अगर ये वाला ना हो वो वाला हो, तो आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में उसको रिपेल करेगा, नीचे की तरफ रिपेल करेगा और इतने फोर्स से करेगा, यानी KQ बाई में L स्क्वायर। KQ बाई में, क्योंकि K मतलब 1/4πε0, Q डिवाइड बाय बोलो क्या? L स्क्वायर। अरे नहीं आ रही बात समझ में? अरे नहीं आ रही बात समझ में? अगर अकेला चार्ज हो तो वो तो अकेले की बताएगा, लेकिन अभी मुझे बताओ जरा, ये वाला चार्ज यहां किसी रखे एक कूलम को इस तरफ को रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज यहां रखे किसी एक कूलम को इस तरफ से रिपेल करेगा, कुछ फोर्स लगा के, जिस फोर्स को हम यहां पर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, नेट शेल कहां जाएगा? अब वेक्टर कहता है भैया सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दो, अपोजिट है तो घटा दो। लेकिन अगर दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला बोलो? रिजल्टेंट का फॉर्मूला। यही तो लगाना था, बस कुछ भी नहीं था। तो आप लोग क्या बोलेंगे? कूलम्स लॉ की वीडियो देख लेना, इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने बना रखे वहां पर, ये तो बहुत ही नकली है उसके मुकाबले। तो मुझे तुम बताओ फटाफट से क्या आएगा? तो ये वाले की फील्ड बनेगी मान लो E1, ये वाले की क्या बनेगी? तो मुझे बताना E1 वाले का मैग्नीट्यूड कितना होगा अनिकेत? E1 वाले का कितना होगा? KQ बाई में क्या? L स्क्वायर। E2 वाले का कितना होगा? KQ बाई में
बट मैं जोड़ नहीं सकता दोनों को क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, मैं घटा भी नहीं सकता क्योंकि दोनों अपोजिट भी नहीं है। दोनों के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री। कोई क्या कैसे सर, अरे एल 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल, गेट माय पॉइंट। तो सिंस इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एंगल बच्चों कितना होगा 60 होगा। तो मुझे बताइए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है बच्चों कितनी बनने वाली है। अब आप कहीं से नेट का, अरे भैया दो वेक्टर अगर मेरे कुछ कुछ एंगल पर हो ए और बी, ए और बी, तो मुझे बताना जरा रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा। यही बनता है तो रिजल्टेंट आ जाता है बच्चों। तो मैंने कहा ये E1 है ये E2 है, लेकिन क्यों इनको E1 E2 बुलाओ बच्चों जब दोनों को मैं E ही बोल सकता हूं। कुछ कह रहे E क्यों बोल रहे हैं सर, अरे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो क्यों E1 E2 बुला रहे, दोनों को क्या बुला लो, बोलो E से E बोल दिया। तो मुझे बताना जरा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने कहा अगर इधर भी E लग रहा है इधर भी E लग रहा है तो नेट शेल कितना बनेगा, E का स्क्वायर बी का मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये समझ में नहीं आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों सर आप कहां लिख रहे हो ab, अब तो E लिख रहे हो। अरे बच्चों ए वेक्टर मेरा जो है उसका वैल्यू E है, इसका वैल्यू बोलो क्या है E है ना। ऐसा मैंने बहुत कराया जब मैं कूलम्स लॉ के क्वेश्चन करा रहा था बच्चों। तो यहां पर कितना आएगा, cos 60 की वैल्यू सबको पता है 1/2 आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, बोलो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, यानी E किसको बोला है, तो E की वैल्यू कितनी है बोलो KQ बाय एल स्क्वायर। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कितनी बनेगी, √3 KQ बाय में क्या एल स्क्वायर। अरे √3 कोई नंबर यार, √3 का मतलब 1.73 होता है, कितना होता है बोलो 1.73। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो बनता 2 KQ बाय एल स्क्वायर। क्या बनता 2 KQ बाय एल स्क्वायर। अरे KQ बाय एल स्क्वायर जुड़ के बोलो क्या बनता 2 KQ बाय एल स्क्वायर। अगर सेम में होती, अपोजिट होती तो 0 हो जाती, बट ये ना तो सेम में है ना अपोजिट है, इसलिए जब इनका रिजल्टेंट बना तो बना √3 KQ बाय एल स्क्वायर यानी 1.73 KQ बाय। तो अंडरस्टैंडिंग बनाई कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है इसलिए पूरे जुड़ नहीं पाए, अपोजिट भी नहीं इसलिए पूरे घट भी नहीं पाए। तो नेट शेल जो बीच में रिजल्ट आया, नेट शेल कितना है 1.73 KQ बाय में क्या एल स्क्वायर। सो गाइस ये जो क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिक फील्ड के थे, अब जैसा मर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज आए बच्चे रिलेट कर जाएंगे अब ट्रायंगल से। अगर ये समझ गए तो कूलम्स लॉ में मैंने इस तरह के क्वेश्चन बहुत कराए हैं, तो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक ना मैंने ना असाइनमेंट में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था असाइनमेंट का, आप लोगों ने अगर ट्राई करा हो तो निकालो वो क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करेंगे सब बच्चे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो। ये कैसे आ गया, अरे वो 11th का भैया, तुम्हारे काम का नहीं है अभी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको सोच समझ के जवाब देना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सुन लीजिए क्वेश्चन समझा देता हूं। -1 कूलम चार्ज है, +3 नैनो कूलम है, -12 नैनो कूलम है। ये रहा वो पॉइंट जहां पर मुझे इन सबकी वजह से क्या बतानी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विद इन मिनट होना चाहिए। आपको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन क्या होगी, ए डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में, सी में, डी में या ई में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर कर लीजिए, जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के आंसर देना।
अभी तक अक्षरा की चॉकलेट नहीं मिली ना इस क्वेश्चन की। क्या करूं मैं, भूल बड़ी जल्दी जाता हूं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं ई, सबने अपना मन बना लिया ई पे। ए कुछ बच्चे ए कह रहे हैं पीछे। 5 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी सारे हैं, 5 ऑप्शन है। ए बन गया आंसर आप लोगों का मन में। अब चलो अब मुझे बताओ जरा, क्लास के कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? सर ए ऑप्शन नंबर ए। अच्छा उस तरफ है या सिर्फ इधर अकेला अंश है? और बी ऑप्शन, सी, अच्छा बी के साथ हैं, बी ऑप्शन के साथ हैं। ओके गाइस, 2-3 बच्चे बी ऑप्शन के साथ। सी ओके, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी के साथ डी डायरेक्शन में जाएंगे। ई तो भाई लड़ाई 2 ऑप्शंस पे ज्यादा है, ए पर और डी, ए पर और ई पर। बच्चे जनरली बी सी डी पर कम ही है। चलो समझते हैं एक्चुअल में क्या आंसर करेक्ट है, देखना आप लोग। मुझे सभी बच्चे एक छोटी सी बात बताओ, जो ये सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम को थोड़ा ब्लॉक सिस्टम की तरह समझने की कोशिश करो। अभी हो सकता है आप लोगों की सोच थोड़ी बदल जाए जब मैं समझाने लगूं। ये -1 नैनो कूलम है, ये वाला +3 नैनो कूलम है। बच्चों प्लीज, अरे अब जो भी आएगा सुनो, बदले जा रहे हो तुम तो यार थोड़ी देर में। अब इस पॉइंट पे बताना था सबको, एक चीज सोच के बतानी है, जो -1 वाला है ये किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? इस तरफ को, इस तरफ को। अरे ये ABCD नहीं है, वो तो नेट है, वो नेट डायरेक्शन बता रहा है, नेट कौन सी बनेगी। मैंने कहा ये वाला तो बनाएगा अपनी तरफ को, एग्री करते हो? अच्छा बताओ प्लस वाला कहां की तरफ बनाएगा? इसी लाइन में अगर मैं जाता हूं तो इस तरफ को, प्लस वाले की। अगर मैं इन चार्जेस को नाम दे दूं ना बच्चों, इस चार्ज को मैं पहला नाम दे दूं, या चलो उतना कंफ्यूजन हो जाएगा, छोड़ो, मैं नाम दूंगा तो फिर आप नंबर कुछ अलग समझोगे। इस वाले +3 की वजह से वहां बनेगी बच्चों, और मुझे बताओ इस -12 वाले की वजह से कहां बनेगी? -12 वाले की वजह से इधर बनेगी। भाई एग्री करते हो कि नहीं करते? 3 चार्जेस हैं, अपने हिसाब से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट करेंगे। ये करेगा अपनी तरफ, प्लस वाला करेगा अपने से बाहर की तरफ, और माइनस वाला करेगा अपनी तरफ। अब एक सिंपल सा फंडा है, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालें, क्योंकि आपने तो 2 का पढ़ा हुआ है। तो आपको एक छोटी सी बात सोचनी है कि पहले मैं किन्हीं 2 को सॉल्व कर लेता हूं, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। मैं बस देख लेता हूं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। अगर वो बड़ा हुआ इससे, वो बड़ा हुआ इससे, तो क्या बन जाएगा? ये तो रहेगा। वो बड़ा हुआ इससे, तो नेट सेल इधर बच जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट। या अगर ये वाला बड़ा हुआ उससे, ये वाला बड़ा हुआ उससे, तो क्या होगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहां पर कुछ ना कुछ बच जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आ जाएगा। ये कहानी बनेगी। या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये दोनों बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या कर देंगे दूसरे को? 0, और फिर सिर्फ एक ही डायरेक्शन बनेगी, ये वाली। अब आपको देखना था, अब थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना था आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर, कि ये वाला वहां पर कितनी फील्ड क्रिएट करेगा। सब बच्चे बताना, E बराबर में क्या? K। इसका चार्ज बोलो कितना है? 3। इसका चार्ज बोलो कितना है? अरे KQ बाई में क्या? R²। तो ये दूरी कितनी है बोलो? R। मान लेते हैं दूरी D है, ये दूरी कितनी है बोलो? तो बोलो क्या आएगा? अब जरा सोचना जरा कि इसने तो बनाई ये वाली, बच्चों इसको मैं E1 नाम दे देता हूं, इसको मैं E2 नाम दे देता हूं, और इसको बोलो, तो मुझे बताना जरा E2 तो ये बना, इस वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड बनी E2 बनी। थोड़ा फोकस रखना किसकी बात कर रहा हूं? +3 की वजह से। प्राची +3 यहां पर कहां की तरफ फील्ड बनाएगा? बाहर की तरफ। कितनी बनाएगा? K इंटू में 3। अरे नैनो कूलम वोलम भूल जाओ, चार्ज रखो बस 3 अपॉन में दूरी का स्क्वायर, D का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बताना -12 वाला क्या करेगा? E3 बनाएगा सर, अपनी तरफ बनाएगा। कितनी बनाएगा? K 12 डिवाइड बाय में दूरी कितनी होगी सर? D और D बोलो कितना हो गया? 2D। कितना हो गया? अरे वो दूरी अगर D है तो ये D और मिल की दूरी कितनी होगी? 2D। तो 2D का स्क्वायर, लो भाई 4 बन गया, 4D स्क्वायर। 4 से 12 घटा 3 पे क्या आ गया? क्या हुआ? जितना इसने उधर बनाया उतना इसने। अब आप कह रहे हो +3 वाला और 12 वाला एक जैसी फील्ड कैसे बना सकता है? अरे +3 वाला नजदीक है और 12 वाला, तो +3 वाला जितनी बना पा रहा है 12 वाला उतनी दूर होके भी उतनी क्रिएट कर दे रहा है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो एक्चुअली E2 E3 से क्या हो जाएगा, और E2 E3 से कैंसिल हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में बन रही है, वो कौन सी है, ये वाली। मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए पे बनेगी भैया, उधर के बच्चे और इधर से अंश, बस ये बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आ गया है? ये भी था, जतिन भी था, चलो बहुत बढ़िया। अब बाकी क्यों गलत है समझ आ गया? अच्छा लेकिन सुन लो, अरे मेरा सवाल है आप लोगों से यार, अरे पीछे धैर्य। अगर मैं इसी चार्ज को, सुन लेना मेरी बात, -12 की बजाय -13 भी कर दूं, फिर क्या होगा? अब अगर इसको मैंने -13 कर दिया ना बच्चों, तो पता क्या 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 गेम हो जाएगा? अब इसकी वजह से ये वाली फील्ड थोड़ी सी फालतू हो जाएगी और वो वाली कम, तो नेट मतलब इन दोनों का जो नेट बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। कहां की तरफ बनेगा? क्योंकि -13 होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया, अब ये वाली फील्ड ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो वाली क्या कम। मतलब ये 100 है तो 90 बचेगी बस। तो इन दोनों में से नेट शेल इधर बचेगा और ये वाला इधर है ही, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा। मतलब नेट शेल कौन सी हो जाएगी? ई हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ई। फिर आंसर ई हो जाएगा। अरे नहीं आया समझ में? मुश्किल नहीं है भाई, इजी है अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया जाए तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यही फर्क होता है एनसीईआरटी और जब आपका जेईई मेंस का एग्जाम होता है। मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेंस तक पे आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि बहुत ऊट पटांग पेपर आता होगा। आपके अगर कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत है ना, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब कुछ बच्चे देखो कितने बच्चे रेक्टिफाई अपने आप ही हो जाएंगे, इसमें गलती हो जाएगी बच्चे से। कॉन्सेप्ट से ही आनी है चीजें, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ये भी ठीक करके आते हो। बस कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होने चाहिए कि हाँ हम उसमें गलतियां नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हैं। बच्चा ये सोचेगा नहीं। चलिए E2 E3 वाली बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ा जाए, समझ आ गया यहां तक का? ओके गाइस, सो गाइस आज मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं अभी तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए, उसका वो सारा क्लियर है ना मैटर आप लोगों को? मैंने बस आपको ये बताने की कोशिश करी अभी आज की क्लास के अंदर। सुन लीजिए, क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, बैक पैक मत करो। जैसे मैं आज की क्लास बोलता हूँ अरे हो गया आज तो हो गया, इतना करना था, अभी नहीं हुई है। सुनो, मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी एक क्यू चार्ज है तो वो उसके चारों तरफ उसकी बोलो क्या है, फील्ड्स हैं, जिसकी वजह से वो क्या लगा पाता है अपने आसपास की चीजों के ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो वो जो चार्ज है वो अपने से कुछ r दूरी पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ जो उसकी ताकत है वो किस फॉर्मूले से दी जाती है? 1/4πε0 Q/r²। और उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर मिलता है वो आपको बताता है कि वहां बैठे किसी भी एक कूलम के ऊपर ये कितने की फोर्स लगा सकता है। अगर कुछ और कूलम्स होगा तो उससे मल्टीप्लाई करके हम नेट फोर्स भी निकाल सकते हैं। और उसके जरिए मैंने आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है कि दो पॉजिटिव चार्ज हो तो भैया बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। दोनों इक्वल है तो बिल्कुल बीचों बीच मिल जाएगा। दोनों इक्वल नहीं है तो थोड़ा सा कमजोर वाले की तरफ न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। दोनों में से एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो सर बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस वाला भी इधर धकेलेगा माइनस वाला भी इधर धकेलेगा, नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होगी ही होगी। ये सब सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वाली क्लास से निकल के आ रही हैं। वो थ्योरेटिकल था सब कुछ, आज सब कुछ उसका न्यूमेरिकल पार्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद ट्रायंगल पे आ जाए तो भी मैंने आपको बता दिया है, और ऐसे आ जाए तो भी बच्चों हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होने वाला है ना बच्चों क्लास के अंदर, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ, शायद हो सकता है टॉपिक पूरा ना करें हम वो, लेकिन सुन लीजिए। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मैं इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि नया पेज बचेगा नहीं हमारे पास। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक नहीं आया दिव्यांशु? पहले बता रहा हूं, पढ़ लो, टेस्ट भी हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को टेस्ट शेड्यूल भेजूंगा अप्रैल का। उसमें फिजिक्स का टेस्ट, केमिस्ट्री का टेस्ट, मैथ्स का टेस्ट की डेट्स होंगी, ठीक है? उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, जो भी रिजल्ट की डेट होगी वो भी बता दी जाएगी। और मई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक के अंदर एक पीटीएम भी होने वाली है, ठीक है? तो वो सारी सूचना दी जाएगी आपके पेरेंट्स को कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है? ठीक है प्राची, क्लास में बात करते हो तो भी बताया जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब मैं आप लोगों से एक छोटी चीज पूछता हूं बच्चों। अरे सुनो सुनो, थोड़ा सा बस सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पूरा टॉपिक तो नहीं कराऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा। मैंने आपसे कुछ चीजें लास्ट क्लास डिस्कस करी थी। मैंने कहा था कि अगर एक पॉइंट चार्ज होता है तो इसके चारों तरफ की फील्ड कैसी होती है? बोलो कैसे फैलती है? बोलो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैं आपको बता देता हूं आगे का चैप्टर किस चीज पे डील करने वाला है। इसकी फील्ड स्फेरिकली फैलती है, मतलब कि जैसे एक छोटा सा बल्ब यहां पर जला दीजिए प्राची, छोटा सा एक बल्ब जला देंगे तो उसकी फील्ड कैसे फैलेगी? ऐसे फैलेगी, स्फेरिकली, ऐसे स्फेरिकली फैलेगी। तो वैसे ही एक पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसे फैलती है? स्फेरिकली। बात समझ में आ रही दीक्षा? स्फेरिकली। रवीश, अगर एक लाइन चार्ज है, मतलब कि चार्ज पूरी लाइन पे है, चार्ज पूरी, तो इसकी फील्ड का पैटर्न क्या ऊपर वाले जैसा होता है क्या?
अरे एक पॉइंट चार्ज से फील्ड कैसे निकलती है? स्फेरिकली। एक लाइन चार्ज से कैसी फील्ड निकलती है? सिलेंड्रिकली। आप याद करिए, मैंने इसकी फील्ड के लिए आपको इमेज भी भेजी हुई है ग्रुप के अंदर। जैसे गोल वाला कंघा होता है ना, तो अगर मान लो चार्ज पूरे पे है, एक पॉइंट पे नहीं है, बच्चों बातें नहीं भैया आशीष, 1-1.25 घंटे क्लास है, बिल्कुल चुपचाप रहा करो। एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी फील्ड ऐसे स्फेरिकली निकल रही है। बट अगर एक लाइन चार्ज है, मतलब चार्ज यहां 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 पूरे पे है, तो गोल कंघा होता है ना, उसकी ऐसे ब्रिसेस निकल रही होती हैं, वैसी फील्ड निकलती है। मतलब ऐसी देखो, ऐसी यहां से ऐसी, फिर नीचे से ऐसी, फिर नीचे से ऐसी, फिर नीचे से ऐसी, मतलब एक सिलेंडर जैसा बनेगा और फील्ड ऐसे गोल गोल से निकलेंगी। समझ रहे हो? अरे इतना इमेजिनेशन बढ़िया होना चाहिए भाई साइंस वाले बच्चों का। तो यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, सबसे निकलेंगी। अच्छा और क्या बताया था मैंने? एक शीट सोर्स चार्ज, मतलब कि एक चार्ज हमारी पूरी शीट पे है, प्लेन शीट पे चार्ज है, प्लेन शीट पे चार्ज है, तो उसकी फील्ड कैसे निकली थी खुशी? एक प्लेन शीट पे चार्ज है तो उसकी फील्ड ऐसे पैरेलल निकली थी, ऐसी निकली थी सर सारी फील्ड, ऐसी निकली थी, ऐसी निकली थी सर फील्ड, ऐसी निकली थी। एक डायपोल भी पढ़ा था। डायपोल क्या होता है? एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज की वजह से फील्ड कैसी बनती है। देखो आपको पता है कि अगर अकेला प्लस क्यू चार्ज हो तो फील्ड ऐसी बनेगी सर, अकेला माइनस क्यू चार्ज हो तो फील्ड सर ऐसी बनेगी अंदर की तरफ। लेकिन अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू साथ में हो, दोनों रखे गए हैं, तो प्लस क्यू की फील्ड जो ऐसी जा रही थी वो सारी की सारी फील्ड मुड़ के ऐसी चली जाती है। मतलब कहां चली जाती है बोलो? आप लोग मुझे छोटी सी एक बात बताओ ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराया था। क्या करवाया था? इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, जरा बताना बीच में फील्ड कैसी मिली थी? हमने कहा था प्लस क्यू वाला इधर रिपेल करेगा, अरे प्लस क्यू वाला इधर की तरफ रिपेल करेगा, माइनस क्यू वाला अपनी तरफ बुलाएगा, माइनस क्यू वाला अपनी तरफ बुलाएगा, तो नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी। सोचो ना, अरे प्लस क्यू वाला इधर धक्का देगा चार्ज को, माइनस वाला भी अपनी तरफ बुलाएगा। ऐसे ही मुझे समझो जरा, यहां पर आपकी फील्ड में ऐसी बोल रहा हूं, ऐसी बनती है। सोचो ऐसी क्यों बन रही है, दिमाग लगाया करो। यहां बैठे, यहां कोई चार्ज होगा तो प्लस क्यू वाला उसको ऐसे धक्का देगा, माइनस क्यू वाला ऐसे बुलाएगा, तो नेचुरल फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी? दोनों के बीच में। अरे किसी चीज को आप ऐसे भी बुला रहे हो, ऐसे भी पुश कर रहे हो और ऐसे ही पुश कर रहे हो, तो दोनों के इन्फ्लुएंस में जाएगी। अगर अकेला ये वाला चार्ज ना हो तो वो ऐसे ही जाता, अगर ये वाला चार्ज नहीं होता, ये वाला चार्ज नहीं होता, तो वो ऐसे ही जाता। लेकिन क्योंकि दोनों चार्जेस मौजूद है तो दोनों का इन्फ्लुएंस काम करेगा, उस पर फोर्स ऐसे भी लगा, ऐसे भी लगा, तो वो ऐसे गया। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक डायपोल की वजह से फील्ड कैसी बनती है? एक प्लस क्यू चार्ज और एक बोलो क्या, माइनस क्यू चार्ज, उनके बीच का फील्ड का गुच्छा कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। प्लस क्यू वाले की कुछ इस तरीके से फील्ड होती है, मतलब चारों तरफ ना फील्ड कुछ ऐसी होती है। अब आप कहोगे सर ये सब क्या बता रहे हो आप? सुनते रहो, सुनते रहो, बताऊंगा क्या बता रहा हूं, और हमारा क्या बचा हुआ इस चैप्टर के अंदर वो बता रहा हूं। ये हमारे पास डायपोल है। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, ये कितने तरह के सोर्सेज आपको दिख रहे हैं? एक पॉइंट सोर्स, एक लाइन सोर्स, एक शीट सोर्स और एक डायपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू वाला। क्या इन चारों की जब आप फील्ड्स को ध्यान से देखते हैं तो क्या लगता है आपको, चारों की फील्ड्स का पैटर्न एक जैसा है क्या? एक का सर स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक का सिलेंड्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक का सर पैरेलल जा रहा है, बिल्कुल क्राउडिंग सेम है सर, और एक के अंदर सर ऐसा है कि दो चार्जेस तो बीच में तो फील्ड बहुत अच्छी खासी है, थोड़ी सी बाद में फिर ऐसी है। सबकी फील्ड का पैटर्न बोलो क्या है, अलग है। अब बची हुई जितनी भी हमारी क्लासेस होने वाली है, सब में हमारी कोशिश रहने वाली है, हम ये जानना चाहते हैं, सुन लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, हम सभी क्लासेस में ये जानना चाहेंगे कि ये वाला चार्ज अपने से आर दूरी पर जो इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी है। फील्ड की स्ट्रेंथ से क्या पता चलता है तुम लोगों को? फील्ड की स्ट्रेंथ से ये पता चलता है कि ये चार्ज अपने से आर दूरी पर किसी एक कूलम के बैठे हुए चार्ज को कितने फोर्स से बोलो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल। और पॉइंट चार्ज का तो मुझे याद हो गया आज से, क्या याद हो गया कि एक पॉइंट चार्ज अपने से आर दूरी पर अपनी फील्ड की कितनी ताकत बनाए रखता है, बोलो कितनी, के क्यू बाय में क्या। अब हम ये भी सीखेंगे अगली क्लासेस के अंदर कि एक लाइन चार्ज से अगर मैं आर दूरी पे चला जाऊं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, मतलब कि एक लाइन चार्ज आर दूरी पर बैठे एक कूलम को कितने फोर्स से रिपेल कर सकता है। मंतशा बात समझ में आ रही है? एक शीट सोर्स चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, एक डायपोल से, एक डायपोल से, डायपोल ये रहा। अब आपको डायपोल से दूरी कैसे नापेंगे? इधर देखो भाई संजीव, डायपोल ये रहा, इसके सेंटर से नापेंगे। भाई कोई भी चीज ऐसी है, इससे दूरी कैसे नापोगे, सेंटर से नापोगे, तो इसके सेंटर से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है सर? कहने का मतलब यहां बोल देंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है सर। मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरे पास चार तरह के सोर्सेज मान लीजिए, बोलो कौन कौन से चार? पॉइंट सोर्स, उसकी फील्ड फैली, लाइन चार्ज, उसकी फील्ड फैली सिलेंड्रिकली, मैंने भेजी भी थी आप लोगों को, शीट सोर्स, उसकी फील्ड फैली,
और बोलो क्या, डायपोल, उसकी भी फील्ड पहले। क्या सबकी फील्ड का पैटर्न एक जैसा है? नहीं सर। क्या सबकी स्ट्रेंथ हर जगह पे एक जैसी रहती है? नहीं सर। शुरुआत में हो सकती है स्ट्रेंथ ज्यादा हो, बाद में स्ट्रेंथ क्या बोलो कम। इनकी स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो दर्शाया जाता है ई की वैल्यू से। किसकी वैल्यू से बोलो? ई की वैल्यू से। और ई की वैल्यू जब आपको सॉल्व करके मिलती है ना, तो वो आपको बताती है कि वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बैठे किसी भी एक कूलम को कितने फोर्स से बोलो क्या कर सकती है? रिपेल, या फिर बोलो क्या, अट्रैक्ट। कुछ कहीं सर एक कूलम पे क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि जिसको एक कूलम पे पता लग गया ना कितना फोर्स या कितना रिपल्शन लग रहा है, उसको बाकी कूलम पे तो अपने आप आइडिया लग गया। इसलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास अभी प्रैक्टिकली दीक्षा, मेरे पास यहाँ पॉइंट चार्ज हो, मेरे पास लाइन चार्ज हो, मेरे पास शीट चार्ज हो, मैंने 50 कूलम पॉइंट पे रख दिया, 50 कूलम ऐसे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50 कूलम शीट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इससे 10 मीटर दूरी पे ये कितना फोर्स लगा सकता है पॉइंट वाला, लाइन चार्ज कितना फोर्स लगा सकता है, शीट सोर्स कितना फोर्स लगा सकता है। Actually, we are interested in finding the strength of electric fields due to all these distributions. इन अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत अपने से आर दूरी पर कितनी होती है, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं। कैसे आप होंगे? हम नहीं इंटरेस्टेड। हम तो नहीं है बिल्कुल, आपको बहुत इंटरेस्टेड है। अरे तुम्हें ही बनाना पड़ेगा भाई, तुम्हारा पेपर है। मेरा तो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको इंटरेस्ट रखना है इसके अंदर कि हाँ कितनी होगी सर। पॉइंट सोर्स चार्ज से सुन लो, 50 कूलम यहां पर रखा है, 50 कूलम यहां पर रखा है, बताओ 10 मीटर दूरी पे कितनी ताकत है फील्ड की। 50 कूलम लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है बोलो? अब इसकी फील्ड अलग तरीके से निकले, बताओ 10 मीटर दूरी पे कितनी फील्ड है। शीट पे 50 कूलम डिस्ट्रीब्यूट है, शीट पे 50 कूलम डिस्ट्रीब्यूट है, अब बताओ 10 मीटर दूरी पे कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ है। डायपोल पे ऐसे 50 कूलम इधर, माइनस 50 कूलम इधर, बताओ 10 मीटर दूरी पे कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ है। मींस अगली जितनी भी हमारी क्लासेस होने वाली है, सब में ही क्या काम आने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कैलकुलेट करी जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, किस किस की वजह से कैलकुलेट करेंगे बताओ? पॉइंट सोर्स की वजह से, लाइन सोर्स की वजह से, शीट सोर्स की वजह से, डायपोल की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात है। उसको करने के लिए हमें गॉस लॉ सीखना पड़ता है, और गॉस लॉ मैं सिखाऊंगा अभी आप लोगों को, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सब कुछ डायपोल के ऊपर काम होने वाला है। तो डायपोल अभी करना तो कोई शुरू करना तो कोई सही समझदारी है नहीं, नेक्स्ट में ही करेंगे। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, अभी जितना कराया वो सारा क्लियर है? जिन बच्चों ने अभी भाई ज्यादा नहीं करा हुआ, एक आध क्लासेस अभी छुट्टी में थे बीच में, या अभी से आ रहे हो, एटलीस्ट 3 क्लासेस, इससे पीछे वाली है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक क्लास है जिसका नाम डाला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक आज की क्लास, ये तो आज की ही है, आज की ही है। मतलब ये 2 यार मस्ट होनी चाहिए आप लोगों को, मतलब होनी ही चाहिए। तो और मिनिमम आपको पता होना चाहिए, अगर कवर करना है तो कूलम्स लॉ वाली, कूलम्स लॉ की क्लास, उसकी न्यूमेरिकल क्लास, कूलम्स लॉ की न्यूमेरिकल क्लास 2 और 2 ये 4 और 5 ये मिनिमम आपका क्राइटेरिया है कि अगर आपको इतना आता है, फिर चैप्टर में ठीक चल रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गए? कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को आज के टॉपिक से ही, बच्चों आज के टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को भेजूंगा ग्रुप के अंदर, आप लोग उसको ट्राई कर लेना। ठीक है? आज वाले जो न्यूमेरिकल्स कराएं वो आप लोगों को क्लियर है भी कि नहीं? पक्की बात है? और ट्राई करोगे क्वेश्चन, छोड़ दूं? छोड़ दें? चलो ठीक है, जाओ।